लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था और उसके साथ मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट अपने आप ही अलॉन्ग द ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट हो जाता है ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी लगती है तो आपको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होता है। तो आज हम जानेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। थोड़ा सा मैं वो चार्ट आपको रिवाइज करा देती हूँ, है ना। तो जो ट्रांसपोर्ट था आपका, दैट वाज ऑफ टू टाइप्स, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। पैसिव के बारे में फिर मैंने कहा था दो तरह के होते हैं, है ना। मैंने बताया था डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था आपको कि ये और दो तरह के होते हैं, दैट इज फैसिलिटेटेड एंड नॉन फैसिलिटेटेड, ठीक। और ये जो ये फैसिलिटेटेड आपका डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, ऑस्मोसिस भी होता है। और नॉन फैसिलिटेटेड आपका दो तरह का होता है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड एंड नॉन फैसिलिटेटेड की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह, मान लेते हैं हम दो टंकी को, अगर पानी का कोई दो टंकी है ना, एक में भरा हुआ है, दूसरे में पानी उससे कम है या खाली है, और नीचे ही नीचे उसको अगर हम एक पाइप से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा। मैंने बताया था जो भरी वाली टंकी है उसमें से खाली वाली टंकी में पानी का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों बराबर नहीं हो जाते, है ना। यही होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड और नॉन फैसिलिटेटेड होता है। इसका मतलब समझिए, मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया। मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका लिपिड बाइलेयर से बना होता है कि नहीं। इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, है ना। लास्ट वीडियोज में मैंने डिस्कस किया था। तो आप सोचिए कि अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मेनली इट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोफोबिक मटेरियल, मेनली इट इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ लिपिड। तो आप बताइए कि इसमें से किसको पार करना ज़्यादा आसान होगा, हाइड्रोफोबिक मटेरियल को या हाइड्रोफिलिक मटेरियल को? तो ऑब्वियसली लिपिड आपका हाइड्रोफोबिक है, तो हाइड्रोफोबिक ही आपका हाइड्रोफोबिक के साथ रह सकता है। जैसे कि पानी में पानी घुलता है, तेल और पानी नहीं मिलता है ना, लेकिन तेल के साथ आप बटर, फैट मिला सकते हैं ना। तो जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल होते हैं वो हमेशा हाइड्रोफोबिक मटेरियल के साथ आराम से मिल सकते हैं। हाइड्रोफिलिक मटेरियल के साथ आराम से मिल सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड वाटर, है ना। दोनों के दोनों हाइड्रोफिलिक है, लेकिन कभी भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मटेरियल एक साथ नहीं मिल सकते। दे रिपेल ईच अदर, है ना। अगर आप पानी के साथ तेल डाल दीजिएगा तो एक दूसरे को ये रिपेल करने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका हाइड्रोफोबिक है तो इसके थ्रू आपका हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स ही आराम से पास कर पाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर किसी लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन करना है, कोई फैट मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो वो आराम से उसको क्रॉस कर जाएगा। अब अगर हम मान लेते हैं मुझे पानी का ही ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक, उसके लिए क्या होता है, कोई भी हाइड्रोफिलिक मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकता, है ना। इट कैन नॉट क्रॉस दिस इजीली। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, और कोई भी जो हाइड्रोफिलिक मटेरियल है उसको वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मैंने आपको बताया था इंटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। जब मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया था तो मैंने उसमें ग्रीन कलर से बड़ा सा प्रोटीन बनाया था, ग्रीन या रेड कलर से, जो भी बीच में, है ना। इसका काम क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रोफिलिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक पैसेज की तरह बना देते हैं, है ना। ये एक पैसेज क्रिएट कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वो पूरा पैसेज कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया, बिकॉज प्रोटीन इज हाइड्रोफिलिक एंड दैट इज एम्बेडेड इन हाइड्रोफोबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्रोटीन है
ये हाइड्रोफिलिक है, इसके थ्रू आराम से हाइड्रोफिलिक मटेरियल पास कर सकता है। ठीक, तो ये भी एग्जांपल हो गया आपका सिंपल डिफ्यूजन का, है ना। ये कुछ नहीं किया, ये प्रोटीन बस एक पैसेज बना दिया है ना, जिसके थ्रू आपका हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स पास कर सकता है। यही होता है नॉन फैसिलिटेटेड। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें बस जगह बना दिया गया, ट्रांसपोर्टेशन अपने आप हो गया। या तो कोई भी सब्सटेंस आपका डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करे, या कोई सब्सटेंस जैसे कि पानी एक चैनल के थ्रू अपने आप ही पास कर जाए, है ना। इसमें प्रोटीन कुछ हेल्प नहीं किया, बस जगह दे दिया उसको, है ना। प्रोटीन का और कोई काम नहीं है, उसने बस उसको जगह दे दिया पार करने के लिए। ऐसे टाइप को हम बोलते हैं नॉन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या नॉन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब आते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में। कई बार क्या होता है कि ऐसे तो पानी तो हम मान लेते पास कर गया, कई मॉलिक्यूल अपने आप में ऐसे पास नहीं कर सकते। उनमें क्या होता है, ऐसे ही प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, है ना। देयर आर सम कैरियर प्रोटीन्स। इन कैरियर प्रोटीन्स के ऊपर वो मॉलिक्यूल अटैच करता है ना। हम मान लेते हैं ये कोई कैरियर प्रोटीन है, ठीक। हम मानते हैं जैसे कि कोई हाइड्रोफोबिक मटेरियल हम ले लेते हैं ना, हम मान लेते हैं कि दैट इज सोडियम, हम मान लेते हैं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, है ना। ये आपका प्रोटीन है ना, ये ऐसे डायरेक्टली तो पास कर नहीं सकता है। ये प्रोटीन, ये सोडियम आयन क्या करेगा, इस प्रोटीन के ऊपर इस जगह पे अटैच कर जाएगा, है ना, इस जगह पे अटैच कर गया। अब ये जैसे ही इस कैरियर प्रोटीन पे अटैच किया, ये प्रोटीन जो ऐसा था, हम मान लेते हैं ये प्रोटीन ऐसे है ना, कैरियर प्रोटीन। अब ये ऐसे है, यहाँ पे हम मान लेते हैं रेड वाला सोडियम अटैच कर गया। अब इसको अंदर ले जाने के लिए क्या करेगा, ये प्रोटीन ऑल टुगेदर ऐसे पलट जाएगा, है ना। इट विल रोटेट, है ना। 180 डिग्री का रोटेशन होगा, और जैसे ही 180 डिग्री का रोटेशन होगा, आपका प्रोटीन इस साइड में आ जाएगा, आपका सोडियम इस साइड में आ जाएगा, है ना। ये हुआ कुछ नहीं, इसमें बस यही हुआ कि ग्रेडियंट सोडियम इधर ज़्यादा था, इधर कम था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ज़्यादा, अंदर कम। इसमें कोई चैनल नहीं बना, इसमें एक कैरियर प्रोटीन में ये अटैच हुआ, जो कि फ्लिप कर गया और फिर उस सोडियम को आपका साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिया, है ना। ऐसे डिफ्यूजन को हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रोटीन फैसिलिटेट किया हायर कॉन्सेंट्रेशन से सोडियम को लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक लेकर आने के लिए, है ना। इसमें द कैरियर प्रोटीन फैसिलिटेटेड दिस, ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, आप जो भी कह लीजिए, है ना। तो आपको केवल समझना है, इतना याद नहीं रखना है, मेन आपको जानना है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, है ना। तो अब हम फाइनली आते हैं डिफ्यूजन के ऊपर पहले, है ना। सिंपल डिफ्यूजन मैंने बता ही दिया आपको। सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा, कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाए, उसको हम सिंपल डिफ्यूजन बोलेंगे। उसमें कोई प्रोटीन कैरियर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनी सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इट इज डिफ्यूजन। ठीक है, बस आपको इतना ही जानना है। और ऑस्मोसिस के बारे में अब हम बात करते हैं, है ना। तो ऑस्मोसिस अब आप ध्यान से समझिए। चलिए, हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई दो सोल्यूशन रखा है ना। एक ये बीकर ए ले लिए, एक बीकर बी ले लिए, बीकर ए, बीकर बी, ठीक है। इसको हम पानी से भर दिए, दोनों में, है ना। हम मान लेते दोनों में मैंने 500 ml पानी डाल दिया ना, 500 ml H2O डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले में 10 टेबल स्पून सॉल्ट डाल दिया, ठीक।
इस वाले में मैंने 1 टेबलस्पून सॉल्ट डाल दिया। ठीक, अब आप देखिए वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, दोनों में 500 ml ऑफ वाटर है। सॉल्ट एज सच कोई वॉल्यूम नहीं लेता है। ठीक, जब ये घुल जाता है दिस विल डिजॉल्व, सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर, दोनों हाइड्रोफिलिक है, दोनों का वॉल्यूम 500 ml है। पर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन देखें, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, पहले आप कॉन्सेंट्रेशन का मतलब समझिए। कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम 1 यूनिट एरिया ले ले, है ना, 1 यूनिट एरिया ले ले या 1 यूनिट वॉल्यूम ले ले, टू बी स्पेसिफिक, है ना, किसी भी चीज़ का अगर हम 1 यूनिट वॉल्यूम ले ले तो उसमें किसी चीज़ का कितना पार्टिकल्स मौजूद है उसको हम उसका कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। बेटर आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा। आप यहाँ देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे जब मैंने 10 टेबलस्पूनफुल ऑफ सॉल्ट डाला तो यहाँ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम कुछ ऐसा देख लेते हैं, तो मान लेते हैं इतना है। वन टेबलस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाला होगा तो मेरे को सॉल्ट मॉलिक्यूल, ये रेड वाला हम मान लेते हैं मेरा NaCl सॉल्ट मॉलिक्यूल्स है। ठीक, इसमें कैसे दिखेगा मेरे को 1 टेबलस्पून फुल डाला तो ऑब्वियसली उससे कम होगा, है ना, पानी दोनों में बराबर है लेकिन मैंने नमक का अमाउंट चेंज कर दिया है ना, तो मेरे को सॉल्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम दोनों में इक्वल है सोल्यूशन का। व्हाट इज द सोल्यूशन? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन, है ना। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जो भी चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं, यहाँ पे पानी है, और जो चीज़ कम अमाउंट में होता है उसको हम सल्यूट कहते हैं, जो कि यहाँ पे सॉल्ट है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे पर यूनिट एरिया, अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम देखें, अगर हम दोनों में 500 ml है दोनों सोल्यूशन, अब हम दोनों सोल्यूशन में से मान लेते हैं 100 ml पानी निकाल लिए या 100 ml ऑफ सोल्यूशन निकाल लिए। तो अब आप मेरे को बताइए कि दोनों में हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाले हैं, लेकिन सॉल्ट का मॉलिक्यूल्स किसमें ज़्यादा रहेगा? 100 ml A में रहेगा या 100 ml B में रहेगा? आप बताइए। तो ऑब्वियसली सॉल्ट का अमाउंट 100 ml A में ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम कोई एक यूनिट ऑफ वॉल्यूम देख ले, है ना, तो उसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा है और पर यूनिट वॉल्यूम सॉल्ट मॉलिक्यूल्स इसमें कम है। इसी को हम किसी भी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ? किसी भी चीज़ का पर यूनिट वॉल्यूम कितना मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, या उसका कितना वेट प्रेजेंट है, कितना जो भी बोले वॉल्यूम प्रेजेंट है किसी और का पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम उसका कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कह सकते हैं हम आराम से, है ना। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ आस्क मी इन माय व्हाट्सएप, है ना, ये बहुत ज़रूरी है समझना ऑस्मोसिस के लिए। ठीक, तो A का कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेते हैं कि B के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है, और सॉल्वेंट दोनों में इक्वल है। ठीक, अब हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं, है ना। अब हम एक सिचुएशन कंसिडर करते हैं कि इन दोनों जो बीकर्स थे, ये दोनों जो बीकर्स थे, उसको मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया, है ना। जो ग्लास में थे, आप ऐसे समझ लीजिए कि एक बीकर में, है ना, बीकर ले लिया मैंने और उसके बीचों बीच मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। मैं रिवाइज करा देती हूँ, व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो कि सिर्फ वाटर को अपने थ्रू पास करने के लिए अलाउ करता है ना, सॉल्यूट पास नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ वाटर को अपने थ्रू अगर पास करने दे तो उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है दैट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों को पार करने देता है। मैं सिर्फ रिवाइज करा रही है ना, मैंने उसी समय सेमी परमिएबल भी बताया था,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ पानी को ही पास करने देगा। ठीक है, चलिए तो हम मान लेते हैं एक बीकर मैंने लिया, ये एक ही बीकर मान लीजिए दोनों को, उसको बीचों बीच मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम SPM से डिनोट करते हैं ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। अब आप सोचिए क्या होगा, डिफ्यूजन होना चाहिए था। अगर हम मान लेते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कोई एक होल रहता तो यहाँ से जितना सॉल्यूट है वो इधर आने लगता। क्यों? बिकॉज डिफ्यूजन होगा, है ना। अ सब्सटेंस ऑलवेज टेंड्स टू मूव फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी सब्सटेंस हमेशा ज़्यादा, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ मूव करना चाहेगा, है ना। तो आप सोचिए कि यहाँ से ये सॉल्यूट यहाँ मूव करता है, लेकिन अब मैंने क्या लगा दिया है, मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाने की वजह से ये जो सॉल्ट है, ये जो सॉल्यूट है, क्या ये इसके थ्रू यहाँ पार कर पाएगा? ये इसके थ्रू यहाँ पार नहीं कर पाएगा, बिकॉज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली वाटर टू मूव थ्रू इट, है ना। तो अब क्या होगा आप देखिए, अब मैंने डिफ्यूजन का आपको डेफिनेशन क्या बताया था, आप याद करिए ना। मैंने आपको बताया था अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अमाउंट नहीं लिखाया था मैंने क्या लिखाया था, मैंने लिखाया था अ सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे भले पानी का अमाउंट दोनों जगह 500 ml ही है, लेकिन पानी का कॉन्सेंट्रेशन किस तरफ ज़्यादा है और किस तरफ कम है। तो आप सोचिए, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, मतलब अगर हम पर यूनिट एरिया अगर ले लें, आप ऐसे समझिए, है ना, एक पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम ले लें दोनों में, तो अगर हम रेड से अगर आपका सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को डिनोट किए हैं, तो इसके बीच में जितना भी वाइट स्पेस है ये पानी हो गया, है ना। और यहाँ पे भी अगर हम रेड वाले डॉट से अगर हम सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को डिनोट किए हैं, तो जो भी वाइट जगह हो गया वो पानी हो गया। आप बताइए वाइट वाला जगह ज़्यादा किधर है, वाइट वाला जो मॉलिक्यूल्स होगा वो किधर ज़्यादा होगा, इस अगर हम एरिया में निकाल लें तो ऑब्वियसली अगर रेड वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा है तो वाइट वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स होगा वो यहाँ कम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे रेड वाला मॉलिक्यूल्स अगर कम है तो वाइट वाला मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होना चाहिए था अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं रहता, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे सल्यूट का ज़्यादा है, यहाँ से सल्यूट को इधर मूव करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया। अब इसके थ्रू मूव क्या कर सकता है, इसके थ्रू मूव सिर्फ वाटर कर सकता है ना। और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा है आप बताइए, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा है ना। तो आपका पानी किधर से किधर मूव करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी तो पार कर सकता है। और पानी मूव क्यों करेगा, मैंने बताया डिफ्यूजन कब होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो, अमाउंट नहीं, अमाउंट भले सेम है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो डिफरेंट है। तो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे भी डिफरेंट हुआ आपका डिफ्यूजन रोल प्ले पे आ जाएगा, है ना। तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज़्यादा, पानी का कॉन्सेंट्रेशन इधर ज़्यादा, तो पानी आपका मूव करेगा इधर से इधर, है ना। तो दिस मूवमेंट ऑफ वाटर, है ना, फ्रॉम थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका, ये बात आपको बताना जरूरी है ना। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन from a region of lower concentration of solute to a region of higher concentration of solute is called osmosis. Osmosis हम किसको कहते हैं, जब पानी आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करे, कहाँ से कहाँ मूव करे, फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन पानी का यहाँ लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सल्यूट का है ना। तो सल्यूट का अगर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है तो ऑटोमेटिकली आपका पानी का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो गया, है ना। तो इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट टू अ रीजन ऑफ
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आप याद रखिएगा, डिफ्यूजन हमेशा रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही होगा, कभी भी हायर टू लोअर नहीं होता है। बच्चे ऑस्मोसिस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, बोलते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी का से लोअर में जाता है, बिल्कुल नहीं। डिफ्यूजन हो रहा है मतलब डिफ्यूजन हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, है ना। पानी का हायर कॉन्सेंट्रेशन इधर है, पानी का लोअर कॉन्सेंट्रेशन इधर है। अगर हम बोलते हैं कि ऑस्मोसिस में पानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, तो हम पानी का कॉन्सेंट्रेशन मीन करके नहीं बोलते, हम सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन मीन करके बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑस्मोसिस। तो आप ऑस्मोसिस का डिफिनेशन लिख लिए, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ब्रैकेट में डालिए, ऑफ सल्यूट टू अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, फिर ब्रैकेट में डालिए, ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, है ना। और ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस कब तक होगा, कब तक पानी इधर से इधर मूव करेगा, जब तक कि दोनों साइड आपका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए, है ना। जब तक कि पर यूनिट वॉल्यूम दोनों में इक्वल नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स नहीं आ जाए, तब तक पानी आपका इधर से इधर मूव करेगा, है ना। तो बाद में क्या होगा, इसका वॉल्यूम पानी का बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, 500 ml से बढ़ जाएगा, और इसका वॉल्यूम 500 ml से घट जाएगा, है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करेंगे, और हम बताएंगे कि उसमें पानी का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आप ये बात याद रखिएगा कि पानी हमेशा इधर से इधर मूव नहीं करता है, इधर से इधर भी इस केस में मूव करेगा, बस डिफरेंस क्या होगा, इधर से इधर ज़्यादा मूव करेगा, है ना, और इधर से इधर कम मूव करेगा। तो जो नेट मूवमेंट होगा, है ना, नेट मूवमेंट मतलब कि पूरा मिला जुला के जो मूवमेंट होगा वो अल्टीमेटली इस साइड से इस साइड होगा। हम यही बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक कि मैं इधर 2 कदम चली, है ना, फिर मैं इधर 4 कदम चली, तो मैं क्या बोलूँगी, मेरा नेट मूवमेंट इस साइड का 2 कदम हुआ, मतलब 2 कदम उधर गई, फिर 4 कदम इधर आए, तो माई नेट मूवमेंट इज 2 steps टूवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम बात करते हैं दैट इज ऑफ द नेट मूवमेंट। ऐसा नहीं कि इधर से इधर बिल्कुल पानी नहीं जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा, लेकिन जो इधर से इधर जाएगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हर जगह पे, डिफ्यूजन में भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ भी जाता है, लेकिन हायर टू लोअर जो जाता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि देयर इज नेट मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे भी पानी का जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन था वहाँ से नेट मूवमेंट पानी के लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हुआ, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ऑस्मोसिस बहुत बार आता है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो मैं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक बताऊंगी वो तो डेफिनेटली आता है ना, उसका एग्जाम्पल्स भी आता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।